नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज ट्रंप की डिनर पार्टी में थोड़ी सी मारामारी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और वो भी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट की और एक उनके जो फाइनेंस के ऑफिसर थे उनके बीच में। कमाल है साहब, ये तो अंदर भी लड़ाई बाहर भी लड़ाई, जंग चल रही है हर जगह पे। पता नहीं क्या हो गया, ट्रंप की कैबिनेट वालों को भी वाहियात किस्म के लोग आ गए हैं। फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ा सा गहराता जा रहा है और आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की वोटिंग हो रही है। देखते हैं क्या होता है हिंदुस्तान में। और ट्रंप के ऊपर 690 करोड़ का करीब जुर्माना लगाया गया है केस के सिलसिले में कोर्ट्स के द्वारा। पुराना केस है कोई, और जुर्माना तो खैर देना ही पड़ेगा, उससे बचने वाले तो कोई हाल नहीं है उनका। तो आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले जो खबर लेके आएंगे तो ट्रंप की जो मानहानि केस का एक बात कर लेते हैं पहले, कि 690 करोड़ का क्या मामला था। एक यौन उत्पीड़न का, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मामला है इसके अंदर। और हालांकि उसके ऊपर बार बार उन्होंने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक मानहानि के मामले में कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया। और जीन कैरोल के मानहानि के मामले में एक फेडरल कोर्ट ने जूरी का फैसला बरकरार रखा और उनके ऊपर 83.3 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। यानी कि करीब इंडियन करेंसी में 690 करोड़ रुपए। और ये इनको जीन कैरल को देने पड़ेंगे पैसे। जी हाँ, जीन कैरल को भुगतान करना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने कैरोल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बार बार हमले किए थे। तो मानहानि के फैसले के खिलाफ ट्रंप की अपील जो थी वो खारिज कर दी गई थी, और अब फेडरल कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया है। हालांकि इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और ट्रंप ने तर्क दिया था कि राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा का विस्तार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें राशि नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन अब फिलहाल तो एक सिविल जूरी ने पहले 88.3 मिलियन अमेरिकन डॉलर का मुआवजा देने का हुक्म किया था, और अब फेडरल कोर्ट ने भी दे दिया है। तो अब ट्रंप ने उनके आरोपों को खारिज तो किया है, लेकिन खारिज करने से होता क्या है अब। आ, कैरल का जो वहाँ पर जो बातचीत हुई थी वो ये थी कि ट्रंप ने ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जबरदस्ती की। तो ज्यूरी ने ट्रंप को यौन उत्पीड़न का दोषी भी पाया, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया था, कोई रेप नहीं किया था। अब अमेरिका में तो खैर केसेस जो हैं इसी ढंग से आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के जुर्माने देने पड़ते हैं, खासतौर से सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। और ये ट्रंप के साथ भी ये हुआ है। तो अब 690 करोड़ का जुर्माना वो उनको देना पड़ेगा। उनके पास कोई अब रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आता है। इसके साथ ही एक ट्रंप की एक डिनर पार्टी के अंदर एक मारपीट की नौबत आ गई। वहां पर फाइनेंस ऑफिसर्स जो थे टॉप के, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट के बीच में झड़प हो गई साहब। आपस में पहले तो क्या कहते हैं कि आर्गूमेंट होते गए, और क्या कहते हैं कि कुछ इस किस्म की बातें जैसे अपने इंडिया में होती है ना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा, तेरे को मुंह तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। इस किस्म के जो बातें हो रही हैं उनकी पार्टी में, तो आप सोच सकते हो कि ये एक कोई वहाँ पर एक प्रोग्राम था, तो जहाँ पर अ, खासतौर से स्कॉट बेसेंट के और उनके दो और ऑफिशियल थे, उनके बीच में झड़प हो गई। अजीब सी है क्या कि उस पर स्कॉट बेसेंट ने पता नहीं किसी एक ऑफिशियल के मुंह में मुक्का मारने की धमकी दी, और दूसरे लोग फिर क्या कहते हैं कि वो भी गुस्सा हो गए, फिर ये वित्त मंत्री भी गुस्सा में हो गए, और आपस में काफ़ी एक किस्म से गहमा गहमी हुई। मतलब हो सकता है थप्पड़ मारने की नौबत नहीं आई, पर अब इस डिनर पार्टी में आप सोचेंगे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी, कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक, इंटीरियर सेक्रेटरी डम डग बर्गम, और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भी थे। और 30 मेहमानों के लिए एक लंबी टेबल भी सजाई गई थी, जिस पर कि शानदार डिनर का बंदोबस्त था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस किस्म की जो बातें हैं, जहाँ बेसेंट को यह कहना पड़ा वहाँ पर कि या तो वो यहाँ रहेगा या मैं, तुम्हें बताओ यहाँ से कौन निकलेगा। तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम बाहर निकलो, मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। ये क्या था ना, मोहल्ला छाप जो गुंडे होते हैं ना, ये इस किस्म की चीज़ें अब यहाँ भी निकल कर आ रही हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि ये अमेरिका है या कोई वाहियात किस्म का देश है, जहाँ पर उनके लोग जैसे
दो कौड़ी के लोग होते हैं और उनको मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उसके बाद ये हालात जो है इनके निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस में जो राजनीतिक संकट है वो गहरा गया है और बायरू की सरकार गिरने के बाद प्रेसिडेंट मैक्रो के इस्तीफे की मांग हो रही है। 12 महीने में तीसरे प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो गई साहब। मिस्टर बायरू अब चले गए हैं वहाँ पे, वो हार गए हैं। वहाँ पर एक ट्रस्ट वोट यानी कि विश्वास मत का वोटिंग हुआ और उसमें फांसवा बायरू की सरकार गिर गई। सरकार के पक्ष में 194 जबकि विरोध में 364 वोट पड़े। अब मैक्रो को 12 महीने में चौथी बार नया प्रधानमंत्री तलाशना होगा और वो नया प्रधानमंत्री वहाँ पे देश को पेश करना होगा। अब ये यहाँ पर तो वामपंथी पार्टियां भी हैं और एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टियां भी हैं और वो इस मौके का इस्तेमाल सरकार को गिराने के लिए कर रहे हैं। फ्रांस पर बढ़ता हुआ घाटा, बढ़ता हुआ कर्ज और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैक्रो के इस्तीफे की बात की जा रही है। अब हर देश के अंदर ना कुछ जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, वो बड़ी तेज़ी से निकल कर आ रहा है। तो क्या कहा जाए साहब। इसमें जो नेपाल से सरकार का जो सारा विवाद था, अब वहाँ पर कुछ हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अब वहाँ पे 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं और उसमें पहले हमने कल रात को बताया था कि होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने दे दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी और हेल्थ मिनिस्टर प्रदीप पौडेल इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाली कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गगन थापा ने केपी शर्मा ओली से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद इस्तीफा देने की बात की है। और जेन जी यानी कि जनरेशन जी जो है, इसका जो सारा का सारा कारोबार है, अब ये इन्होंने तो तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रदर्शन किए हैं, उसको पूरी दुनिया में एक्चुअली देखा जाए सपोर्ट भी मिल रहा है कि आपने जेन जी के खिलाफ अल्टीमेटली गोलीबारी कैसे की। 20 लोगों की मौत हो गई, 250 से ज़्यादा लोग इस्तीफा दे चुके हैं, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और सरकार इस्तीफा नहीं देना चाहती। और यहाँ पर ये वार्निंग सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, बहुत सारे देशों के लिए है कि अगर आप अब कहना नहीं मानेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हालात जो हैं वो और ख़राब हो सकते हैं। और साउथ एशिया के अंदर ये युवा लोगों का तीसरा बड़ा अटैक है। पहले लंका में अटैक करके राजापक्षे को बाहर भगा दिया, फिर बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ तो उसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा और अब केपी शर्मा ओली की सरकार जो है अब वो गिरती हुई नजर आ रही है छात्र आंदोलन के सामने। भारत को भी सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ भी अगर छात्र सड़कों पे निकलेंगे तो फिर यहाँ भी मोदी सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो साउथ एशिया के अंदर ये तीसरा ऐसा मौका है कि जहाँ पर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि एक युवा वर्ग गुस्से से उबल रहा है, तानाशाही के खिलाफ उबल रहा है और साथ में जिसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उबल रहा है। तो भारत में भी कब ऐसा हो पता नहीं, लेकिन उबलता हुआ जो युवा है, बॉइलिंग यूथ जो है, वो किसी भी देश की सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दिल्ली में आज वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वोटिंग चल रही है और वहाँ पर कुछ पार्टियों ने अब्सटेन किया है कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। इसमें अब अकाली दल भी शामिल हो गया है, उसके भी कुछ मेंबर हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। इसके अलावा बीजेडी वो तो वैसे भी एक तरह से बीजेपी ही है और उसने कल बायकॉट कर दिया था कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। और साथ में केसीआर की पार्टी जो बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, उन्होंने भी कल कह दिया था कि हम वोट नहीं करेंगे। तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा यानी कि बीजेपी को मिलेगा। वैसे भी केसीआर हमेशा से बीजेपी के साथ रहे हैं, साथ में एक एजेंट के रूप में कह सकते हो। नवीन पटनायक, मुझे तो लगता है कि अमित शाह जितने लॉयल नहीं है मोदी के प्रति, उससे ज़्यादा लॉयल तो क्या कहते हैं कि नवीन पटनायक है। और नवीन पटनायक ने एक्चुअली उड़ीसा की अस्मिता को देखा जाए तो ताक पे मिला दिया, ताक पर रख दिया और अपनी आइडेंटिटी गंवा दी। अपने लेजेंडरी पिता बीजू पटनायक का नाम भी डुबोया उन्होंने और एक किस्म से क्या कहते हैं बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते रहे। इतना लॉयल तो अमित शाह और उसके कुछ और बंदे मोदी के नहीं थे जितने नवीन पटनायक बने रहे। और हालांकि नवीन पटनायक पिट भी गए, उसको बीजेपी ने पीट भी दिया लोकसभा में, विधानसभा में, उसके बावजूद भी नवीन पटनायक की जो लॉयल्टी है मोदी के प्रति उसमें कोई कमी नहीं आई है।
तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में हो सके तो छोटी छोटी आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।